भारतीय परंपरा की दो सबसे प्रमुख और दिखाई देने वाली सांस्कृतिक धरोहरों शिखा और यज्ञोपवीत के इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज का फोकस इस बात पर होगा कि इनके पीछे की असली मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है। अक्सर हम परंपराओं को बस निभाते हैं या उन्हें केवल एक कर्मकांड मान लेते हैं, लेकिन आज हम उस गहरे विज्ञान और दर्शन को डिकोड करेंगे जो असल में मानव विकास के लिए डिजाइन किया गया था। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। एक इंसान को उसकी आदिम पशुवत अवस्था से एकदम ईश्वरीय अवस्था तक क्या ले जाता है? ये सोचना वाकई हैरान करने वाला है कि सिर पर बालों की एक छोटी सी चोटी और गले में पड़ा एक साधारण सा धागा चेतना के इतने ऊंचे स्तर तक पहुंचने का रास्ता कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ कोई दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन पद्धति का ब्लूप्रिंट है। इतिहास के पन्नों में इन प्रतीकों को कैसे देखा गया, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। मध्यकाल में इन प्रतीकों को जाति, लिंग और कठोर सामाजिक नियमों की बेड़ियों में बांध दिया गया था। लेकिन अगर हम मूल स्रोत और इनके असली दर्शन की बात करें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि शुरुआत में इन्हें मानव मात्र की प्रगति के लिए सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया था। ये किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सबके आत्मसुधार के लिए थे। आइए आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। पहला, भारतीय संस्कृति के प्रतीक। दूसरा, अंधकार युग को पार करना। तीसरा, शिखा, मन की ध्वजा। चौथा, यज्ञोपवीत, दूसरा जन्म। पांचवा, 9 सद्गुण। और छठा, ज्ञान और कर्म का मिलन। ये एक बहुत ही तार्किक यात्रा होने वाली है जो हमें ऐतिहासिक संदर्भ से लेकर मन और शरीर के विज्ञान तक ले जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, भारतीय संस्कृति के प्रतीक, भौतिकता से परे। चलिए इन धरोहरों को कर्मकांड के चश्मे से हटाकर देखते हैं। ये प्रतीक असल में काम कैसे करते हैं? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है। इन्हें कर्तव्य की वर्दी कहा गया है। जैसे एक पुलिस अधिकारी या सैनिक की वर्दी उसे हर पल उसके कर्तव्य का एहसास कराती है, बिल्कुल वैसे ही शिखा और यज्ञोपवीत इंसान को उसकी उच्च मानवीय जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला मनोवैज्ञानिक अलार्म है जो हमें स्वार्थी और पशुवत प्रवृत्तियों की ओर गिरने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, अंधकार युग को पार करना और सार्वभौमिक आदर्शों की ओर लौटना। किसी भी विचार को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक बदलावों को निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। इतिहास के एक दौर में, जिसे अक्सर अंधकार युग कहा जाता है, समाज में काफी बदलाव आए। स्रोत सामग्री बताती है कि इस दौरान सती और बाल विवाह जैसी प्रथाएं मौजूद थीं और इन प्रतीकों को पहनने पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ये तय होने लगा कि लिंग और जाति के आधार पर इन्हें कौन पहन सकता है। महिलाओं को अनुष्ठानों से दूर रखा जाने लगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो मूल सच्चा दर्शन है वो पूरी तरह से समावेशी है। वो इन प्रतीकों को मानव गरिमा और सार्वभौमिक प्रगति का हिस्सा मानता है, न कि भेदभाव का। अब आते हैं तीसरे भाग पर, शिखा, मन की ध्वजा। यह पहले प्रतीक का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। शिखा यानी सिर के ऊपरी हिस्से पर बालों की चोटी कोई साधारण शारीरिक पहचान नहीं है। ये कोड देखिए, जिस प्रकार किसी किले पर ध्वज फहराता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क के दुर्ग पर संस्कृति के ध्वज के रूप में शिखा फहराती है। योग विज्ञान में इसे ठीक सहस्रार चक्र की जगह पर माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग के इस किले को नीच या भ्रष्ट विचारों से बचाना। मानो ये एक झंडा है जो ऐलान कर रहा है कि यहां सिर्फ उच्च विचारों का ही स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, यज्ञोपवीत, दूसरा जन्म। अगर शिखा मन से जुड़ी है तो ये दूसरा प्रतीक हमारे कर्मों से जुड़ा है। यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने का सीधा संबंध द्विज होने से है। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेने वाला। स्रोत के अनुसार पहला जन्म वो है जो माता के गर्भ से मिलता है। ये एक भौतिक जन्म है जो इंसानों और जानवरों दोनों में आम है। लेकिन असली जन्म यानी दूसरा जन्म तब होता है जब कोई इंसान अपनी मर्जी से ऊंचे आदर्शों को चुनता है। ये एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का सचेत फैसला है। इसीलिए इसे धर्म की रस्सी भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई थोपा हुआ नियम नहीं है। ये नैतिकता, सदाचार और कर्तव्य के बंधनों में खुद को अपनी मर्जी से बांधने की घोषणा है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान स्वेच्छा से मानवीय मर्यादाओं के भीतर रहने का संकल्प ले रहा है। और अब पांचवा भाग, 9 सद्गुण, एक संख्यात्मक विश्लेषण। यज्ञोपवीत की बनावट असल में एक बहुत ही सटीक तकनीकी और प्रतीकात्मक ढांचा है।
यज्ञोपवीत में मुख्य रूप से 3 लड़े यानी 3 धागे होते हैं। ये 3 लड़ें जीवन के 3 सबसे जरूरी खंभों ज्ञान, कर्म और उपासना के संतुलन को दिखाती हैं। इनका मकसद जीवन से अज्ञान और कमजोरी को पूरी तरह जड़ से खत्म करना है। लेकिन बात सिर्फ 3 पर खत्म नहीं होती। उन 3 मुख्य धागों के अंदर ठीक 9 अलग-अलग धागे गुंथे होते हैं। और यकीन मानिए, ये संख्या कोई इत्तेफाक नहीं है। ये 9 धागे असल में 9 खास गुणों को दर्शाते हैं। हृदय में प्रेम, मधुर वाणी, व्यवहार में सरलता, महिलाओं का सम्मान, कर्म में कला, उदारता और सेवा, शिष्टाचार, स्वाध्याय यानी खुद को पढ़ना और स्वच्छता। ये सब मिलकर एक बेहतरीन इंसान बनने की पूरी मनोवैज्ञानिक टूलकिट बनाते हैं। इसे पहनने वाले को हर दिन इन 9 गुणों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करना होता है। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर है, छठा भाग, ज्ञान और कर्म का मिलन, अंतिम समन्वय। आइए देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक कमाल का संतुलन दिखाई देता है। शिखा हमारे विचारों और ज्ञान की पवित्रता को स्थापित करती है। ये हमारे मन का अनुशासन है। वहीं दूसरी ओर यज्ञोपवीत हमारे भौतिक कार्यों और कर्मों का मार्गदर्शन करता है। ये शरीर का अनुशासन है। और जब शुद्ध ज्ञान और सही कर्म आपस में मिलते हैं, तभी एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत ग्रंथ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है, नर से नारायण। इन 2 प्रतीकों के गहरे अर्थों को अगर सही से समझ लिया जाए और जीवन में उतार लिया जाए तो एक साधारण इंसान भी दिव्य बन सकता है। यह मानव से एक ईश्वरीय अवस्था तक की एक बहुत ही परिवर्तनकारी यात्रा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि अगर एक साधारण सा धागा और बालों की एक चोटी मानव पूर्णता का इतना गहरा मनोवैज्ञानिक खाका पेश कर सकते हैं, तो हमारे आसपास ऐसे और कितने सांस्कृतिक प्रतीक होंगे जिन्हें शायद हम पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं या जिन्हें हम सिर्फ एक कर्मकांड मानकर छोड़ देते हैं। उनके भीतर और कौन से रहस्य छिपे होंगे जो समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ये वाकई में गहराई से सोचने वाला विषय। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।